दहन का जो समय है वो कब होगा? 3 मार्च को, 4 मार्च को, 2 मार्च को कब करें होलिका दहन? शाम 6:24 से शाम 6:36 के बीच प्रदोष काल में होलिका दहन किया जा सकता है। ग्रहण भारत के क्या सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा? भारत में चंद्र ग्रहण को बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में साफ साफ देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कि चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर क्या कुछ असर होगा? प्रॉपर्टी के मामलों में धोखा मिल सकता है। यदि आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से चेक करें। सावधान हो जाओ, होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। लोगों में बहुत गहरी असमंजस की स्थिति बन गई है कि होली 3 तारीख को मनाएं या फिर 4 तारीख को, क्योंकि 3 को तो पड़ रहा है भैया चंद्र ग्रहण और ये भारत में पड़ रहा है। तो भैया नज़रअंदाज इसे ना करें, क्योंकि ये भारत में यानी हमारे इंडिया में पड़ रहा है। कहीं होली पर रंग में भंग ना डाल दे। ये चंद्र ग्रहण तो तारीख को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्तुति और मैं हूं अदिति शाह। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ठीक अगले दिन यानी 4 मार्च को होली है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ रंगों का नहीं, सवाल है मुहूर्त का, सूतक काल का और परंपरा का। आमतौर पर होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में बड़ी उलझन है। उलझन ये कि क्या होलिका दहन ग्रहण से पहले होगा या बाद में? होली 3 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 4 मार्च को? क्या ग्रहण का असर पूजा पाठ और त्योहार पर पड़ेगा? इन सभी सवालों का आसान जवाब देने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। राधे राधे। गुरुजी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चंद्र ग्रहण जो है वो कब लग रहा है? देखिए अदिति, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का खग्रास शाम 4:34 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का मध्य शाम 5:04 पर होगा। खग्रास की समाप्ति 5:33 पर होगी। भारत में शाम 6:26 से शाम 6:46 पर इस ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर पूरी तरह समाप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट रहेगी और खग्रास का कुल समय 59 मिनट का रहेगा, 59 मिनट का रहेगा। गुरुजी, भारत में ये ग्रहण लग रहा है तो जाहिर सी बात है इसका सूतक काल भी लागू होगा। तो सूतक काल का समय क्या होगा? कितने बजे से सूतक शुरू होगा और कब तक रहेगा? देखिए अदिति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक का समय 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होगा। सूतक का समापन 6:47 पर होगा। सूतक शुरू होने से पहले ही अपने घर के मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की चीज़ों में कुसा या तुलसी पत्र डाल करके रखें। सूतक से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ये सूतक के नियम होते हैं। गुरुजी, चंद्र ग्रहण भारत के क्या सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा? दिल्ली, मुंबई या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन है बस वहीं से चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं? देखिए अदिति, 3 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण है। इस दिन होलिका दहन भी होगा। भारत में चंद्र ग्रहण को बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में साफ साफ देखा जा सकेगा। भारत के अलावा यदि हम अन्य देशों की बात करें तो चंद्र ग्रहण को यूरोप, एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी देखा जा सकता है। गुरुजी, यहाँ पर ना एक सवाल है मेरा, और ये मेरा नहीं, देश के तमाम लोगों का सवाल है। अमूमन क्या होता है कि जब होली होती है तो होली के एक दिन पहले
होलिका दहन होता है। अब 3 मार्च को ग्रहण है, ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, तो ऐसे में होलिका दहन का जो समय है वो कब होगा? 3 मार्च को, 4 मार्च को, 2 मार्च को, कब करें होलिका दहन? देखिए अदिति, इस बार होलिका पर दहन के साथ जो मुहूर्त हैं वो यदि हम धर्म सिंधु ग्रंथ की बात करें तो 2 मार्च को प्रदोष काल शाम 6:22 से शुरू हो रहा है और रात 8:53 तक रहेगा। 2 मार्च को सोमवार के दिन शाम 6:24 से शाम 6:36 के बीच प्रदोष काल में होलिका दहन किया जा सकता है। ये जो हमें टोटल अवधि ग्रहण की मिल रही है वो 12 मिनट का समय होगा। यदि आप इसमें होलिका दहन करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त 3 मार्च को सुबह भद्रा का पुंज काल 1:25 से रात में 2:35 तक रहेगा। भद्रा के पुंज काल में होलिका दहन किया जा सकता है, तो आप इस मुहूर्त में भी होलिका दहन कर सकते हैं। 3 मार्च को भद्रा सुबह 4:28 पर समाप्त होगी, इसलिए सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होलिका का दहन कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्च को फिर सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा। तो इस बार हमें 3 जो होलिका दहन के मुहूर्त हैं वो मिल रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार इनमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। और होली खेलने की बात है तो होली हमेशा प्रतिपदा के दिन खेली जाती है, इसलिए 4 मार्च को होली खेली जाएगी। गुरुजी, आपने ये तो बता दिया कि होलिका दहन जो है वो किस दिन किया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या होगा। अब मैं जानना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो बहुत ही अशुभ होता है, तो आप कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए अदिति, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, शास्त्रों में इस समय को बहुत अशुभ और अनिष्टकारी बताया गया। सूतक शुरू होने से पहले मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। सूतक शुरू होने से पहले खाने पाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें कुसा या तुलसी पत्र डाल करके रख दें। सूतक की समाप्ति तक खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति, मंत्र जप की माला आदि पूजा पाठ की वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र, बेलपत्र, पीपल, बरगद, शमी, आंवला आदि जो हमारे पवित्र वृक्ष हैं उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान क्रोध और गुस्सा करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय पर घर में क्लेश करने से भी बचना चाहिए। इस दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके साथ ही चाकू, सुई, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का भी प्रयोग करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाएं कुछ भी काटने पीटने से बचें। नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। ग्रहण के समय पर हमें सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जिनको हमें ग्रहण के दौरान करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय पर क्या करें। देखिए, ग्रहण का जो समय होता है, शास्त्र कहते हैं कि ये ग्रहण किसी वरदान के समान कम फल नहीं देता। यदि आप इसमें मंत्र जप करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सूती या ऊनी कपड़े पहनें। कुशा, ऊनी या रेशमी आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय पर आप ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान हवन, यज्ञ और तर्पण कर सकते हैं, जिससे पितरों को शांति प्राप्त होती है। ग्रहण के दौरान आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहते हैं, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि का, तो कर सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति पर फिर से हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मंदिर के कपाट खोलें। मंदिर से गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़कें। घर के मंदिर में विराजमान सभी देवताओं को भी स्नान कराएं। ग्रहण की समाप्ति पर
सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान अवश्य देना चाहिए। यदि आप ग्रहण के दौरान इन बातों का ध्यान रखते हैं तो एक तो ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचते हैं, दूसरा ग्रहण के समय पर किए गए पूजा पाठ और ग्रहण की समाप्ति पर किए गए दान से आप इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से भी बच सकते हैं। गुरुजी, अभी आपने गर्भवती महिलाओं की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि आप गर्भवती महिलाओं को लेकर के और बता दें कि ग्रहण के समय उनको क्या करना चाहिए और किन बातों का जो है ख़ास तौर पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण के समय पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उन पर और उनके गर्भस्थ शिशु पर बहुत बड़ा आघात कर सकती है। इस समय पर जब वो गर्भावस्था में है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो विज्ञान भी और शास्त्र भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करना है कि ग्रहण के सूतक काल में ही यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीच में खाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण की अवधि बड़ी है और आप जिस गर्भावस्था से गुजर रही हैं तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो जो भी आप खाना चाहती हैं उनमें सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र डाल करके अपने कमरे के अंदर ही रख लें। ग्रहण जब शुरू हो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। यदि आपके कमरे की खिड़कियों से रोशनी आती है तो उन पर भी पर्दा डाल करके रखें, वो नकारात्मक जो किरणें हैं वो आपके कमरे में ना आएं। दूसरा, आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी सोएंगी नहीं, सोने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप मंत्र जप कर सकती हैं, आप अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर सकती हैं। इसी तरह ग्रहण के शुरू होने से पहले ही आप अपने पेट पर गेरू का लेप लगा करके रखें। शास्त्र कहते हैं कि गेरू का लेप लगाने से उन किरणों के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। तो आप गेरू का लेप लगाएं, ग्रहण के समय पर मंत्र जप करें। मंत्र जप आप अपने इष्ट देव का कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकती हैं। एक मंत्र जो सबसे शक्तिशाली है भगवान विष्णु का, उसका जप करेगी तो बहुत उत्तम होगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु की इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से रक्षा होगी। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बड़ा अमोघ और दिव्य मंत्र है, तो इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु से इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की प्रार्थना करें। तो इस तरह से इस ग्रहण के समय को निकालना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप कोई भी चीज़, जो नुकीली चीज़ों का प्रयोग भूल करके भी ना करें। सिलाई मशीन चलाने की कोशिश ना करें समय पास करने के लिए। कुछ भी काढ़े बुने नहीं, कुछ भी काटे नहीं। इसी तरह आप समय पास करने के लिए अपनी किसी महिला मित्र के साथ बैठ करके अपने बालों में तेल ना डलवाएं, उनको कड़वाएं भी नहीं। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ग्रहण की समाप्ति पर आप यदि स्नान कर सकती हैं तो स्नान करें, नहीं कर सकती तो गंगा जल के छींटे अपने ऊपर लगा करके अपने वस्त्रों को बदलें और कुछ ना कुछ अपने हाथ से गरीब को दान अवश्य करें। तो गर्भवती महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखते हुए ये ग्रहण बड़ा अशुभ और अनिष्टकारी है। भारत में इसका प्रभाव भी हो रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस ग्रहण के दौरान संभल करके बच करके रहना ही है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर क्या कुछ असर होगा और उनके उपाय क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए इस दौरान? देखिए अदिति, ग्रहण कोई भी हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, यदि धार्मिक दृष्टि से उस ग्रहण का प्रभाव ना भी हो तब भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 12 राशियों पर उस ग्रहण का प्रभाव पड़ता ही है। ये चंद्र ग्रहण तो भारत में दिखाई भी दे रहा है, इसका सूतक भी लग रहा है और ये ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। इसलिए 12 राशि के जातकों पर इस ग्रहण का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और ग्रहण के प्रभाव की अवधि हम बताएं तो इस ग्रहण का प्रभाव 1 से लेकर 6 महीने तक लोगों में दिखाई दे सकता है।
तो लोगों को 1 से लेकर के 6 महीने तक बड़े सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। अब बात करते हैं राशियों की। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण से अशुभ फल मिल सकता है। ग्रहण के प्रभाव से व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं। अनावश्यक कामों पर आपका धन खर्च हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में नया निवेश करने से बचें तो अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको चिंताएं बनी रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? आप ग्रहण की अवधि में हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ हो सकते हैं करिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को गुड़ का दान विशेष रूप से करिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल देगा। इसके प्रभाव से धन वृद्धि के योग बनेंगे। अनेक माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। सभी महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर में आपकी उन्नति होगी। अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कारोबार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान दुम दुर्गाई नमः मंत्र का जप करते रहिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को दूध का दान अवश्य कीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उत्तम फल लेकर के आ रहा है। जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके आत्मविश्वास और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नौकरी में आपके पदोन्नति हो सकती है। आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है जो आपके लिए उत्तम रहेगा। कारोबार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। कारोबार से संबंधित जो भी यात्राएं होंगी वो सफलतापूर्वक पूरी होंगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अब उपाय की बात करें तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र का ग्रहण के दौरान जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को हरी वस्तुओं का, हरी सब्जियों का दान अवश्य कीजिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ फल दे सकता है। धन की समस्या बनी रहेगी। पैसा किसी को भी उधार देने से बचें, वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा फंस सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अनचाही यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी में किसी अपने से धोखा मिल सकता है। कारोबार में नई साझेदारी से आपको बचना होगा। ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र की जितनी अधिक माला हो जप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को दूध का दान अवश्य कीजिए तो आप इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि पर ही ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 ढैया भी चल रही है, तो सिंह राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण से अशुभ प्रभाव मिल सकता है। सिंह राशि पर ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा, वरना दुर्घटना हो सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। धन हानि की संभावना है। आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। नौकरी में परिवर्तन करने से बचें। कारोबार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वरना धन हानि की पूरी संभावना है। उपाय क्या करेंगे? आप ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जितना अधिक जप हो सके जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को गेहूं और गुड़ का दान अवश्य कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ फल दे सकता है। जीवन में परेशानियां आएंगी। धन की समस्या बनी रहेगी। कर्ज लेने की स्थिति से आपको बचना होगा। आपके बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है। नौकरी में काम का दबाव अधिक रहेगा। व्यापार में अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। परिवार में विवाद की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है। आप ग्रहण के दौरान ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को हरी मूंग की दाल का दान कीजिए तो आप इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी होगा। ग्रहण के प्रभाव की वजह से अनेक माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के निवेश से भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी रोजगार की समस्या दूर होगी।
नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में सरकारी डील फाइनल हो सकती है। नई साझेदारी आप करते हैं तो उससे आपको धन लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। आप नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर होंगे। ग्रहण के दौरान ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को दही या सफेद मिठाई का दान अवश्य कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ फल दे सकता है। ग्रहण के प्रभाव से मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। शारीरिक कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। धन हानि की प्रबल संभावना है, इसलिए धन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए कोई भी ऐसा गलत काम करने से बचिए। कारोबार में नया निवेश करने से बचें। प्रॉपर्टी के मामलों में धोखा मिल सकता है। यदि आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से चेक करें। जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। ग्रहण के दौरान आप ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को बूंदी के लड्डू दान कीजिए। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल होगा। आपके लिए इस समय पर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। संतान पक्ष से की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कारोबारियों के लिए लाभ की प्राप्ति होगी। नया निवेश या कोई साझेदारी नहीं करते हैं तो उससे भी अच्छा धन लाभ हो सकता है। कारोबार में किसी व्यक्ति के सहयोग से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक काम हो सकता है और परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर विशेष रूप से गरीबों को केले का दान कीजिए। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ प्रभाव देगा, लेकिन आपको वाहन सावधानी से चलाना है। इसके साथ ही अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहना होगा। धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो एक अच्छी बचत कर पाएंगे। धन कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचना होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें तो उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के दौरान ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कीजिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीबों को खिचड़ी का दान दीजिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव मिल सकते हैं। आय से अधिक खर्चे बढ़ेंगे। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में काम की अधिकता की वजह से तनाव की स्थिति बनेगी। अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है। कारोबार में नुकसान हो सकता है, इसलिए कारोबार से संबंधित कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। शेयर बाजार में सोच समझ करके निवेश कीजिए। भाई बहन के साथ आपका विवाद हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ कर सकते हैं करिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को सरसों के तेल का दान अवश्य दीजिए। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ फल दे सकता है। व्यर्थ की चिंताएं परेशान करेंगी। कामों में रुकावट आ सकती है। शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहना होगा। परिवार में भी विवाद की स्थिति बनेगी। नौकरी में अधिकारी और सहकर्मियों से विवाद करने से आपको बचना होगा। कारोबार में धन हानि की संभावना है। धन के मामलों में साझेदार से समझदारी से काम लेना होगा। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही
नहीं करिए। उपाय क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जितनी ज़्यादा माला हो सके करिए और ग्रहण की समाप्ति पर गरीब को पीले फलों का दान अवश्य कीजिए। तो आप ग्रहण के इस अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए बंधुओं, ये ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव है। जिनके लिए शुभ है, यदि वो उपाय करेंगे तो उनको और शुभ फल मिलेंगे, और जिनके लिए अशुभ है उनको तो विशेष रूप से ये उपाय और ये दान अवश्य करना चाहिए, तभी आप इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। गुरुजी, अभी आपने मंत्र जाप की बात कही, तो चंद्र ग्रहण के समय में मंत्र जाप कर माला से करना चाहिए या फिर जो माला होती है उससे करना चाहिए? देखिए अदिति, कर माला का जो विधान है वो शास्त्रों में क्या है? ये जो हमारी उंगली होती है जिसमें 5वां अंक आता है, वहां हम 1 गिनते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 ये 10। तो इस तरह से हमें 1 पॉइंट यहां गिन लेना है। इसी तरह हम दोबारा माला का जप करेंगे मंत्र का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां दूसरा नंबर काउंट कर लेंगे। इस तरह से जब हम मंत्र की 10 बार आवृत्ति कर लें या 11 बार आवृत्ति कर लें तो हमारी 1 माला पूरी हो जाती है। इस तरह से हमें मंत्र जाप ग्रहण के दौरान कर माला से करना चाहिए। और कर माला से करने के साथ ही आपने पूछा कि कितनी संख्या में करें। देखिए, ग्रहण का समय शास्त्रों में वरदान के समान बताया गया। ग्रहण के समय आप जिस मंत्र का जप जितनी अधिक संख्या में करते हैं वो उतना ही 1000 गुना होकर के फल देता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण के इस समय का सदुपयोग कीजिए। जितना अत्यधिक हो सकता है मंत्र जप करेंगे तो आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और उस मंत्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो ग्रहण का समय बड़ा अद्भुत होता है, तो इस समय को हमें जरूर मंत्र जप करके इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ये थी चंद्र ग्रहण, होलिका दहन के सही मुहूर्त और उसके धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव की पूरी जानकारी हमारे खास मेहमान के साथ। उम्मीद है अब आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल बाकी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और परंपराओं की गहराई से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें स्तुति के साथ। मैं हूं अदिति शाह, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।